सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू पी स्टार्स ट्यूटोरियल। तो जो हमारी जो एनालिसिस क्लास की जो सीरीज जो चल रही थी उसी को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। और अभी तक देखा जाए तो जो आईएसएस 2024 के जो एग्ज़ाम जो हुए हैं उसमें मैंने स्टैट्स फर्स्ट पेपर और साथ में स्टैटिस्टिक्स सेकेंड पेपर के इनसाइड कुछ टॉपिक को लेकर मैंने डिस्कस कर लिया है। तो स्टैट्स फर्स्ट पेपर की अगर हम बात करते हैं जिसमें प्रोबेबिलिटी पार्ट हो गया और साथ में स्टैटिस्टिकल मेथड से रिगार्डेड जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उनको हम लोग टॉपिक वाइज लेकर हम लोग डिस्कस किए थे। क्वेश्चंस के पैटर्न क्या थे, कॉन्सेप्ट क्या था, उसके अपने मेथड थे, क्वेश्चंस कहाँ से डिजाइन किए गए थे। तो जो क्वेश्चंस जो पूछे गए थे उसी को हम विद सॉल्यूशंस लेकर हम लोग डिस्कस किए थे। स्टैटिस्टिक्स सेकंड पेपर के इनसाइड हम देख सकते हैं तो उसमें हम लोग लीनियर मॉडल से रिगार्डेड जो क्वेश्चन जो पूछा गया था उनको लेकर हम लोग डिस्कस किए थे। अब जो हमारी जो एनालिसिस क्लास है ये स्टैटिस्टिक्स सेकंड पेपर के इनसाइड जो स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस का जो पार्ट है उस पे बेसिस पे तो किस तरीके से क्वेश्चंस आईएसएस 2024 में पूछे गए थे, उसके क्या बेसिक मेथड थे, क्या उसके अपने बेसिक कॉन्सेप्ट थे, कहाँ से किस तरीके से कैसे क्वेश्चन डिजाइन किए गए थे, उन सभी चीज़ों को लेकर हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके सिलेबस और साथ में इस टॉपिक को पढ़ने के लिए हमको कौन से बुक को फॉलो करना है और जो क्वेश्चंस पूछे गए उनको सॉल्व करने के क्या हमारे बेसिक अप्रोच होंगे वो भी हम लेके डिस्कस करेंगे। ठीक, तो अगर हम बात कर सकते हैं इसके सिलेबस में तो स्टैटिस्टिक्स सेकेंड पेपर जो मतलब स्टैटिस्टिक्स सेकेंड पेपर वैसे आप सभी को पता है कि ये ऑब्जेक्टिव बेस्ड पेपर्स होता है और इसमें 3 ऑफ यूनिट्स इसमें इंक्लूड होता है। फर्स्ट एडिट लीनियर मॉडल जिसका एनालिसिस क्लास हो चुका है, सेकेंड स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस एंड थर्ड इसमें क्या होता है ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स होता है। तो अगर हम स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस की बात करते हैं तो इसके सिलेबस में अगर देखा जाए तो टोटल इसमें 3 ऑफ यूनिट्स इसमें इंक्लूड होता है जिसमें फर्स्ट एडिट एस्टिमेशन थ्योरी होता है। उसके बाद इसका हम सेकेंड की अगर बात करते हैं तो इसमें टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस और थर्ड इसमें क्या होता है एसपीआरटी सीक्वेंशियल प्रोबेबिलिटी रेशियो टेस्ट होता है। तो अगर हम यहाँ पर हम देख सकते हैं एस्टिमेशन थ्योरी के इनसाइड तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड एस्टिमेटर्स हो गया, एस्टिमेशंस मेथड्स यहाँ से हम कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड एस्टिमेटर्स, एस्टिमेशंस मेथड ऑफ मैक्सिमम लाइक्लीहुड, इसके बाद मिनिमम काई स्क्वायर मेथड ऑफ मोमेंट, ऑप्टिमल प्रॉपर्टी ऑफ मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर, मिनिमम वेरिएंस अनबायस एस्टिमेटर, मिनिमम वेरिएंस बाउंड एस्टिमेटर, क्रैमर राइन इक्वालिटी भट्टाचार्य बाउंड, सफिशिएंट एस्टिमेटर फैक्टराइजेशंस, कंप्लीट सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स, रॉ ब्लैकवेल थ्योरम, कॉन्फिडेंस इंटरवल। तो ये सब एजिट एस्टिमेशन थ्योरी के पार्ट होते हैं। इसके सिलेबस को थोड़ा सा हम लोग समराइज कर देते हैं तो मतलब एक सिस्टमैटिक वे में। तो फर्स्ट एजिट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड एस्टिमेटर जिसमें अनबायसनेस, कंसिस्टेंसी, इफिशियंसी, सफिशिएंसी का पार्ट होता है। फिर इसके एडिशनल अगर हम और बात करते हैं जैसे इसमें एंसेलरी स्टैटिस्टिक्स हो गया, मिनिमम सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स हो गया, कंप्लीट सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स हो गया, ये सब इसके पार्ट हो जाते हैं। फिर आ जाइए इसमें मेथड ऑफ एस्टिमेशंस के इनसाइड तो मेथड ऑफ एस्टिमेशंस में मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेट हो गए, मेथड ऑफ मूवमेंट हो गया। उसके बाद हम आ सकते हैं इसमें मिनिमम वेरिएंस अनबायस एस्टिमेटर, यूनिफॉर्मली मिनिमम वेरिएंस अनबायस एस्टिमेटर, क्रेमर इनइक्वालिटी हो गया। तो उसके बाद इसमें कॉन्फिडेंस इंटरवल का पार्ट और साथ में इसमें भट्टाचार्य बाउंड। तो ये इसके हम सिलेबस को क्या कर देते हैं एक सिस्टमैटिक तरीके से हम इसको कर ले जाते हैं जिसके अकॉर्डिंग उसको पढ़ना भी आसान हो जाता है। फिलहाल इसमें सिलेबस को मिक्स कर दिया गया है। अब इसमें हम कह सकते हैं जो नेक्स्ट इसका जो पार्ट है मतलब इसी का टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। तो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में इसमें सिलेबस एज इट इसमें दिया गया तो इसमें हम कह सकते हैं हाइपोथेसिस जिसमें हम सिंपल हाइपोथेसिस की बात कर सकते हैं, सिंपल एंड कंपोजिट हाइपोथेसिस। उसके बाद इसमें आ जाता है क्रिटिकल रीजन्स की बात कर देते हैं, क्रिटिकल रीजन्स। फिर इसमें आ जाता है आपका ये पावर फंक्शन, इसके पावर फंक्शन मोस्ट पावरफुल एंड यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट होता है। एनपी लेमा, नीमेन पियर्सन लेमा हो गया। और फिर उस जो एनपी लेमा जो हो गया मतलब यहाँ से नीमेन पियर्सन लेमा बेस्ड जो हम क्रिटिकल रीजन्स ऑब्टेन करते हैं उसकी अनबायसनेस कंडीशन, वो अनबायस टेस्ट है या नहीं है। साथ में एलआरटी लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट। तो ये टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस का अपना ये सिलेबस होता है। वैसे सेम कर सकते हैं इसमें एसपीआरटी सीक्वेंशियल प्रोबेबिलिटी रेशियो टेस्ट के इनसाइड तो इसमें एसपीआरटी के इनसाइड एसपीआरटी उसके अपने बेसिक कॉन्सेप्ट जैसे ओसी एसएन, उसका एलिमेंट ऑफ डिसीजन थ्योरी, ये एजिट इसमें मिल के ये इसके कंप्लीट सिलेबस को क्या करते हैं तैयार करते हैं। ठीक, अब इस पूरे अगर आप इसमें सिलेबस को देख लेते हैं तो इस सिलेबस से कितने सारे क्वेश्चंस एजिट आईएसएस स्टैटिस्टिक्स सेकेंड पेपर के इनसाइड बनता है। तो जनरली हम क्वेश्चंस की बात कर सकते हैं तो इस पूरे टॉपिक से जो क्वेश्चन जो बनते हैं 40 to 50 क्वेश्चंस एज इट इसमें बनते हैं। तो 40 to 50 क्वेश्चंस की तो बात करते हैं तो अगर उसके मार्क्स के यहाँ पर अगर देखा जाए तो 100 to 125 मार्क्स का होता है। ठीक, अब
जो सिलेबस है उसी सिलेबस को एक समराइज भी हम कह सकते हैं उसको टॉपिक वाइज, जिसमें एस्टिमेशन थियरी हो गया, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस एंड एसपीआरटी, सीक्वेंशियल प्रोबेबिलिटी रेशियो टेस्ट हो गया। इस बार आईएसएस 2024 में इन टॉपिक से रिगार्डेड जो क्वेश्चन जो बने हुए हैं, एस्टिमेशन थियरी से 37 के नियर अबाउट क्वेश्चंस बना हुआ है, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस से 12 क्वेश्चंस बने हुए हैं और एसपीआरटी से एक क्वेश्चन आपका बना हुआ है। तो टोटल एजिट कह सकते हैं इस बार आईएसएस 2024 में 50 क्वेश्चंस इस टॉपिक से बना हुआ। जनरली स्टैट सेकेंड पेपर के इनसाइड स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस का जो पार्ट होता है उससे इसमें 40 to 50 क्वेश्चंस बनते हैं, 100 to 125, लेकिन इस बार 2024 में जो क्वेश्चंस जो बना हुआ है वो 50 क्वेश्चन इस टॉपिक से बने हुए हैं। तो 50 क्वेश्चन अगर इससे बना हुआ है तो न्यूमेरिकल एनालिसिस से जो 20 क्वेश्चन बनता है तो 20 ना बन के वहाँ पे 10 बना हुआ है। और ये पेपर 200 मार्क्स बेस्ड होता है, 80 क्वेश्चंस बनते हैं, 1 क्वेश्चन जो होता है 2.5 मार्क्स होता है, और इसमें जो निगेटिव मार्किंग की बात करते हैं तो 0.75 इसमें क्या होता है, निगेटिव मार्किंग होता है। तो ये तो एक जनरल वे में हो गया कि इसके सिलेबस और किस तरीके, मतलब ये कितने नंबर ऑफ ये क्वेश्चंस बने हुए थे। अब अगर इसके क्वेश्चंस पैटर्न की बात करते हैं तो मैंने यहाँ पे टोटल 10 क्वेश्चंस लिया हुआ है इस पूरे, मतलब जो 50 क्वेश्चंस में से जो कुछ अलग से कॉन्सेप्ट हैं या कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बेस्ड है, कुछ एडिशनल अप्रोच है, तो उनको हम लोग लेके 1 by 1 लेके हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चंस मैंने जो लिया एकदम बिल्कुल बेसिक बेस्ड ये क्वेश्चंस है, यहाँ से बेसिक हमको आइडिया लगेगा। फिलहाल इस क्वेश्चंस में थोड़ा बहुत टेस्ट भी किया गया, तो इसके पैटर्न को हम लोग समझते हैं। क्या कहा गया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर एन अनबायस्ड एस्टिमेटर द वेरिएंस ऑफ अनबायस्ड एस्टिमेटर इज द सेम एज इट्स मीन स्क्वायर। For highly precise estimators, its bias is proportional to its mean square. स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हैं। ऐसे क्वेश्चंस में मतलब ये क्वेश्चन जब इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कॉन्सेप्चुअल बेस्ड होता है, डायरेक्ट रिजल्ट बेसिस पे होते हैं, लेकिन इस क्वेश्चंस में हल्का सा ट्विस्ट किया गया। क्या कहा गया, फॉर एन अनबायस्ड एस्टिमेटर द वेरिएंस ऑफ एन एस्टिमेटर इज सेम एज इट्स मीन स्क्वायर एरर। इट मीन्स अगर एस्टिमेटर जो दिया गया वो अनबायस्ड है तो उस केस में एमएससी जो होगा वो उसके वेरिएंस के क्या होगा, ये इक्वल होगा। हाईली प्रिसाइज एस्टिमेटर्स, ठीक, इट्स बायस इज प्रोपोर्शनल टू इट्स मीन स्क्वायर। हाईली प्रिसाइज का मतलब ये हो गया कि उसका वेरिएंस क्या होगा, लार्ज होगा। वेरिएंस लार्ज होने का, अगर वेरिएंस इसमें वेरिएंस स्मॉल है तो उस केस में वो हाईली क्या होगा, ये प्रिसाइज होगा, ये एस्टिमेटर्स प्रिसाइज होगा। ठीक, तो अगर हम इसी को एज इसके एक सिंपल बेस्ड सॉल्यूशंस की अगर बात करते हैं तो एस्टिमेटर्स क्या आ गए, ये अनबायस्ड ये हैं। तो जब एस्टिमेटर्स अनबायस्ड होगा तो उस केस में उसमें अमाउंट ऑफ जो बायसनेस होगा वो क्या होगा, ये जीरो हो जाएगा। ये पार्ट क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। अमाउंट ऑफ बायस क्या हो जाएगा, जीरो होने का मतलब क्या है कि डायरेक्ट इसका एमएससी जो हो जाएगा ये इसके वेरिएंस के क्या हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा। और अगर हम इसके प्रिसिशंस की बात करते हैं तो प्रिसिशंस जो होता है 1 अपॉन ए वेरिएंस ऑफ, ये वेरिएंस ऑफ एस्टिमेटर्स होता है। और वेरिएंस ऑफ एस्टिमेटर की बात करते हैं तो ये हाईली होने का मतलब क्या है कि इसका जो वेरिएंस है, ये जो वेरिएंस ऑफ टीएन ये क्या है, स्मॉल टेंस टू ये जीरो है। वैसे वेरिएंस जीरो होता नहीं है लेकिन यहाँ टेंस टू जीरो की बात कर दी। तो वेरिएंस जीरो होने का मतलब टेंस टू जीरो होने का मतलब कीजिए कि एस्टिमेटर का जो प्रिसाइज पार्ट जो है वो एजिट क्या होगा, हाईली होगा। इट मीन्स यहाँ से हम कह सकते हैं वेरिएंस टेंस टू जीरो हो गया तो अब जो एमएससी या फिर टीएन हो गया वो एज ए क्या होगा, बायस ऑफ टीएन, अमाउंट ऑफ जो बायसनेस हो गया उसके क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बेस्ड ये हो जाएगा। और इस क्वेश्चंस में यही कहा गया है कि फॉर एन अनबायस्ड एस्टिमेटर द वेरिएंस ऑफ एन एस्टिमेटर इज सेम एज द एमएससी हो गया। और फिर फॉर हाईली प्रिसाइज एस्टिमेटर्स इट्स बायस इज प्रोपोर्शनल टू इट्स एमएससी मीन स्क्वायर। इट मीन्स यहां से हम कह सकते हैं क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसके दोनों स्टेटमेंट क्या होंगे, करेक्ट हो जाएंगे। मतलब क्वेश्चंस में जो पूछा गया तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग कह सकते हैं कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगे। जब दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगे तो इस केस में इसका सी ऑप्शन क्या होगा, ये करेक्ट हो जाएगा। तो ये एक एडिशनल मतलब एक बेसिक कॉन्सेप्ट लगा के इस क्वेश्चन के आंसर को दिया जा सकता है। ठीक, तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, आप सभी को समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इसमें जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 मैंने लिया हुआ, ये एक बेसिक क्वेश्चन है। ठीक, ये जो इसमें जो पीडीएफ यूज किया गया मोस्ट फेमस पीडीएफ है,
इस पीडीएफ का यूज करके काफ़ी अच्छे खासे क्वेश्चंस आईएएस में बनते हैं। वो सफिशिएंसी से रिलेटेड हो गया, कंप्लीट सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स से रिगार्डेड हो गया, साथ में हम कह सकते हैं यहाँ से एमएलई बेस्ड हो गया, मेथड ऑफ मूवमेंट बेस्ड हो गया। तो काफ़ी अच्छे खासे क्वेश्चंस यहाँ से बनते, साथ में क्रेमर राय जो इनइक्वलिटी हो गया वहाँ से भी, मतलब उससे रिगार्डेड भी क्वेश्चंस बन जाता है इस पीडीएफ को लेके। ठीक, फिलहाल इस बार जो 2024 में सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स से रिगार्डेड इस पीडीएफ से क्वेश्चंस बना हुआ है, तो कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। वैसे क्वेश्चंस को देख के भी हम लोग बता सकते हैं कि इसमें सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स ये क्या होगा। कैसे बता सकते हैं, उसके अपने जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, मतलब इसमें जो पीडीएफ जो दिया गया, इस पीडीएफ के अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि ऑब्जर्वेशंस का पावर क्या है, पैरामीटर्स दिया गया। तो अगर ऑब्जर्वेशंस का पावर पैरामीटर्स है तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि इसमें प्रोडक्ट का जो टर्म होगा, प्रोडक्ट आई फ्रॉम 1 to n एक्साइज होगा, ये एज इट क्या होगा, सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स हो जाएगा। और अगर हम ये कह दिए कि पैरामीटर्स का पावर अगर ऑब्जर्वेशन दिया गया है तो इस केस में समेशन ऑफ एक्साइज होगा, वो एज इट क्या होगा, सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स ये होगा। तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस का पावर पैरामीटर, इट मीन्स ये सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स ये होगा। ये तो शॉर्टकट मेथड्स है, लेकिन हम इसको एक जो इसका जो बेसिक अप्रोच होता है, अगर उसके बेसिस पे हम लोग चलते हैं तो फर्स्ट ये एज इट रैंडम सैंपल दिया गया, इसके बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, लाइक्लीहुड फंक्शन निकालेंगे। और लाइक्लीहुड फंक्शन निकालेंगे मतलब ये i फ्रॉम 1 to n f ऑफ ए एक्स आई एंड थीटा करेंगे। और फिर इसको हमको करना क्या कि g ऑफ ए t ऑफ एक्स बिलो बार एंड साथ में इसमें हम लोग थीटा कर देंगे, और ये h ऑफ ए एक्स बिलो बार इस फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। तो जो t ऑफ एक्स का एक्सप्रेशन होगा ये क्या हो जाएगा, ये इसका सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स ये हो जाएगा। ये इसका बेसिक अप्रोच है। तो अब इसी के बेसिस पे हमको क्या करना है, लाइक्लीहुड फंक्शन डिफाइन करना है। और फिर अगर ये इस फॉर्म में एक्सप्रेसिबल है तो टी एक्स एज ए क्या होगा, सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स हो जाएगा। और अगर एक्सप्रेसिबल नहीं है तो इस केस में इसका इंडिविजुअल सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इस केस में जिसका जो होल सैंपल होगा वो ऑलवेज उस पर्टिकुलर पैरामीटर्स के लिए क्या होगा, सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स से ये हो जाएगा। तो फिलहाल अगर हम इसके सोल्यूशंस की बात करते हैं यहाँ से, तो x ये रैंडम सैंपल दिया गया, ये पीडीएफ बेसिस में, यहाँ से हम लोग लाइक्लीहुड फंक्शन निकाल दिए। अब इसको जब लाइक्लीहुड फंक्शन निकालेंगे तो इस केस में एक्स का पावर के प्रोडक्ट के फॉर्म में आ जाएगा, आई फ्रॉम 1 to n एक्स आई का पावर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, और साथ में थीटा टू पावर n हो जाएगा। यहाँ से इंटू 1 कर सकते हैं, और इसको हम इस फॉर्म में भी एक्सप्रेस भी कर सकते हैं। इससे कंपेरिजन करेंगे तो टी एक्स इक्वल टू क्या हो गया, टी एक्स इट मीन्स फंक्शन ऑफ ये जो प्रोडक्ट ऑफ जो दिया गया, प्रोडक्ट ऑफ आई फ्रॉम 1 to n बेसिस हम कह सकते हैं एक्स आई है, यही इसका क्या हो जाएगा, सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स ये हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, ये इसका सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स हो जाएगा। इट मीन्स क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम लोग करेंगे तो ये इसका क्या होगा, ये बी ऑप्शंस क्या होगा, ये करेक्ट हो जाएगा। मोस्ट फेमस ये पीडीएफ है, बहुत अच्छे खासे क्वेश्चंस बनते हैं। तो अगर आप लोग आईएएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आप देखेंगे तो लगभग हर साल इस पीडीएफ का यूज करके क्वेश्चंस बनाया गया। वो सफिशिएंट से रिगार्डेड है, अनबायस से रिगार्डेड भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। फिर इसके बाद हम कह सकते हैं एमएलई बेस्ड हो गया, मेथड ऑफ मूवमेंट बेस्ड हो गया, क्रेमर आई इनइक्वलिटी बेस्ड हो गया। तो काफ़ी अच्छे खासे क्वेश्चंस बनते हैं, और उसके साथ साथ इसमें इंटरवल एस्टिमेशन से भी क्वेश्चंस यहाँ से बन जाता है। ठीक, तो इसको आप अच्छे से क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। ठीक, चलिए अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर जो 3 दिया गया है। ये भी क्वेश्चंस एक काफ़ी अच्छे खासे इसमें डिजाइन किया गया है, और डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड ये क्वेश्चन ये है, लेकिन इसमें काफ़ी अच्छा खासा कॉन्सेप्ट इसमें छिपा हुआ है। क्या कहा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेट्स आर करेक्ट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो होगा एमएलई के रिस्पेक्ट में ये करेक्ट होगा। एमएलई आर ऑलवेज फंक्शंस ऑफ सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स, sometime an MLE may not even exist, MLE are not necessarily unbiased, MLE are unique। अब वैसे अगर देखा जाए स्टेटमेंट बेस्ड ये क्वेश्चन है, रिजल्ट बेसिस हम कह सकते हैं एमएलई ऑलवेज जो होता है वो फंक्शंस ऑफ ये सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स ये होता है। जिस डिस्ट्रीब्यूशंस में सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स एग्जिस्ट कर, इंडिविजुअल सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स एग्जिस्ट करता है, इट मीन्स उसमें जो पर्टिकुलर पैरामीटर्स के लिए एमएलई भी एग्जिस्ट करता है। ठीक, तो अप्रोच क्या होता है, यहाँ से कर दीजिए एक्स आई जो दिया गया है ये एज अ रैंडम सैंपल एफ ऑफ एक्स एंड थीटा दिया गया। इसके बेसिस पे लाइक्लीहुड फंक्शन डिफाइन करें तो एल ऑफ ये एक्स बिलो बार थीटा प्रोडक्ट ऑफ आई फ्रॉम 1 to n एफ ऑफ एक्स आई एंड थीटा जब करेंगे तो ये क्या होगा,
इसमें हम कैसे जी ऑफ ए टी एक्स बिलो बार थीटा और एच ऑफ एक्स बिलो बार दिया गया। ये इस फॉर्म में एक्सप्रेसिबल ये है। तो यही जो टी एक्स जो होता है ये क्या होता है, सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स से होता है। और एमएलई का अप्रोच क्या होता है, हम इसको लॉग लेके इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, इक्वल टू जीरो करते हैं। इट मीन्स ये इस पार्ट का जब लॉग लेंगे, या तो डायरेक्ट हम लाइट रूट को कर सकते हैं, या तो हम इसको लॉग लेके इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लॉग बेसिस पे हो जाएगा। यहाँ पे भी लॉग हो जाएगा, इसको भी हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। और ये थीटा हो गया, साथ में यहाँ से कर दिए ये थीटा, और बाकी ये तो टर्म जीरो हो जाएगा। इक्वल टू यहाँ से हम क्या करें, इसको जीरो कर देंगे। तो जब इक्वल टू जीरो कर देंगे तो अब इसमें थीटा का ही एक्सप्रेशन ये बनता है। थीटा एज ए क्या इसका एमएलई होता है, थीटा हम कह सकते हैं एमएलई होता है। और ये क्या होता है, फंक्शन ऑफ ये टी ऑफ एक्स बिलो बार के फॉर्म में आ जाता है। और टी एक्स एज इट क्या होता है, सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स। इट मीन्स अगर डिस्ट्रीब्यूशंस में सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स एग्जिस्ट करता है तो एमएलई भी क्या, एमएलई एज ए फंक्शन ऑफ क्या होता है, सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स होता है। तो एमएलई और ऑलवेज अ फंक्शन ऑफ सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स, इट मीन्स फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। फिर सम टाइम एन एमएलई मे नॉट इवन एग्जिस्ट। ईच एंड एवरी जो डिस्ट्रीब्यूशंस हैं उसके अपने पैरामीटर्स के एमएलई एग्जिस्ट नहीं करते हैं। अगर उस डिस्ट्रीब्यूशन में सब सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स, इंडिविजुअल सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स एग्जिस्ट नहीं करेगा तो उसमें पैरामीटर्स के लिए सफिशिएंट मतलब एमएलई भी ऑलवेज एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये स्टेटमेंट मतलब यहाँ सम टाइम एन एमएलई में नॉट एग्जिस्ट, तो ये भी क्या है, करेक्ट अपने जगह पे। एमएलई आर नॉट नेसेसरली अनबायस्ड। ऑलवेज जो होता है ये अनबायस्ड नहीं होता है। एग्जाम्पल के जैसे हम कहें कि एक्साई जो दिया गया ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन से जीरो एंड थीटा दिया गया। इस केस में अगर हम एमएलई निकाल दो तो एक्स ऑफ एन इसका एमएलई आता है। जब यही सब एक्सपेक्टेशन साफ अगर हम थीटा कैप करते हैं तो ये क्या होता है, एन थीटा अपॉन ये एन प्लस ये 1 होता है। इट मीन्स ये नॉट इक्वल टू ये थीटा। तो ये थीटा के लिए जो एमएलई जो होता है ये एक्स ऑफ एन होता है, और ये थीटा के अनबायस्ड ये नहीं होता है। ठीक, ये इसके अनबायस्ड ये नहीं होता है। तो इस केस में एमएलई नॉट नेसेसरली अनबायस्ड, ये अनबायस्ड हो भी सकते हैं। जैसे हम यहाँ कहें कि एक्सआई अगर ये बर्नौली को फॉलो करता है, 1 एन पी दिया गया है, तो इस केस में 1 अपॉन एन समेशंस एक्सआई जो होता है ये पी के लिए एमएलई का भी काम करता है, और साथ में ये इसके लिए अनबायस्ड भी होता है। तो अनबायस्ड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, दोनों सिचुएशंस इसमें आ जाते हैं। ठीक, तो एमएलई आर नॉट नेसेसरली अनबायस्ड, तो ये भी अपने जगह पे करेक्ट है। अब एमएलई आर यूनिक। ऑलवेज क्या होता है, ये यूनिक, मतलब यहाँ पे बोला कि एमएलई आर यूनिक, तो एमएलई ऑलवेज यूनिक नहीं होता है। एग्जाम्पल जैसे हम यहाँ के एक्साई जो ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर थीटा एंड थीटा प्लस 1 दे दिया गया, तो इस केस में जो एमएलई जो होगा ये यूनिक नहीं होगा। इसको इन टर्म ऑफ जब ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स जब हम इसमें लेके सॉल्व करते हैं तो एक्स एन माइनस 1 और एक्स ऑफ ए 1, इस इंटरवल के बीच में क्या करता है, जो पॉइंट होता है वो एज इट एमएलई इसमें होता है। इसका कॉन्वेक्स लीनियर कॉम्बिनेशंस निकालते हैं। कॉन्वेक्स लीनियर जैसे यहाँ पे लेमडा हो गया, और यहाँ से कर दिए एक्स ऑफ ये एन माइनस 1 और ये प्लस 1 माइनस ये लेमडा, और इसके बाद हम कर एक्स ऑफ ये 1 कर दिए। लेमडा की वैल्यू 0 से ग्रेटर एंड 1 से लेस होता है। तो इस केस में ये क्या होता है, थीटा के लिए लेमडा की वैल्यू हम 0 से लेकर 1 के बीच में अगर वैल्यू पुट करते हैं तो इसके डिफरेंस ऑफ वैल्यू इसमें एग्जिस्ट कर जो एमएलई का एज एक्ट करते हैं। तो एमएलई जो होता है ऑलवेज ये यूनिक, मतलब यहाँ पे बोला कि एमएलई आर यूनिक, तो एमएलई यूनिक नहीं होता, ऑलवेज यूनिक नहीं होता। जैसे इस केस में तो एमएलई यूनिक है, इस केस में भी एमएलई यूनिक है, बट जब यहाँ से जब एक्स एज ए यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हम यहाँ पे ले लेते हैं तो उस केस में एमएलई यूनिक नहीं होता है। तो अगर हम इस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम लोग देखें तो इसमें कौन से मतलब ऑप्शन से ये करेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ से फर्स्ट सेकेंड थर्ड स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है, तो इसमें से आपका ये ए क्या होगा, ये करेक्ट हो जाएगा। तो हम इसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, इसके आंसर को दे सकते हैं। अब अगर इसी जब खास मतलब ये तो हम लोग इसके डिटेल में लेके डिस्कस किए, अब अगर हमको एग्जाम के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चंस के आंसर को देना है तो सबसे पहले मतलब जब इस तरीके से स्टेटमेंट बेस्ड ये क्वेश्चंस बनते हैं तो जो फर्स्ट टारगेट हमारा जो होता है कि इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट को ढूंढना है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट इसमें कौन सा है, ये फोर्थ वाला जो है इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो अब देखिए वो कहाँ किस किस ऑप्शंस में आया हुआ है।
यहाँ पे भी फोर्थ है, यहाँ पे भी फोर्थ है, यहाँ पे भी फोर्थ है, मतलब ये तीनों ऑप्शंस वैसे ही क्या है, इनकरेक्ट है। तो हमारा ये ए क्या हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। जब भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं तो आप ये टेक्निक लगा सकते हैं। फर्स्ट एज इट आप इनकरेक्ट स्टेटमेंट को ढूंढिए और वो जिस जिस ऑप्शंस में आया वो तो ऑलरेडी उससे डिस्कार्ड हो जाएगा और जो रेस्ट बचेगा वही उसका क्या हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो हम ये इस टेक्निक का यूज करके इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आता हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 4 दिया गया, इसमें क्या कहा जा रहा है, एक्सआई पीडीएफ बेस्ड है, यहाँ से यूनिफॉर्म का ये एक्स जो है माइनस थीटा, थीटा माइनस 1/2 और ये थीटा प्लस 1/2 के बीच में क्या कर रहा है, लाई कर रहा है, और साथ में थीटा की जो वैल्यू है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी के बीच में ये है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ ये एक्स एन माइनस ये एक्स इन ब्रैकेट 1 माइनस एक्स इन ब्रैकेट 1 इज इंडिपेंडेंट ऑफ ये थीटा, और साथ में यहाँ से जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है ये 0 फॉर ऑल थीटा। क्वेश्चंस को अगर आप देखेंगे तो ये एज इट क्या, ये एंसिलरी स्टैटिस्टिक्स ये है, एंसिलरी स्टैटिस्टिक्स बेस्ड ये क्वेश्चन पूछा गया है। और साथ में एंसिलरी स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है, जिसका डिस्ट्रीब्यूशन फ्री फ्रॉम पैरामीटर्स हो या इंडिपेंडेंट ऑफ ये थीटा। फिलहाल क्वेश्चन उसी से पूछा गया। अब इन क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, वैसे ये सब मोस्ट फेमस क्वेश्चंस होते हैं, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशंस के मोस्ट फेमस क्वेश्चंस होते हैं, मोस्ट फेमस कह सकते हैं, ये सब पार्ट होते हैं और लगभग क्वेश्चन ये बनता रहता है इससे रिगार्डेड। ठीक, अब अगर इसके सॉल्यूशंस की बात करते हैं तो सॉल्यूशन इसको हम लोग कैसे लेके इसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को, तो जो बेसिक अप्रोच हम कह सकते हैं एक्सआई, ये पीडीएफ बेस्ड इसका दिया गया है। फर्स्ट एज इट हमारा जो टारगेट होता है कि हम ये जो इसका जो रेंज पार्ट है, इस रेंज पार्ट को हम क्या करते हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ पैरामीटर्स बनाते हैं। तो हम इसमें एक माइनर सा ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे, इसमें दोनों साइड हम लोग क्या करेंगे, थीटा से अगर माइनस कर दे रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा -1/2 और ये x माइनस ये थीटा और यहाँ से कर देंगे तो ये 1/2 हो जाएगा। अब इसी टर्म को y कर दिए, y एज इट हम यहाँ पे एज्यूम कर लिए और फिर यहाँ से f ऑफ y ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन डायमेंशन रैंडम वेरिएबल का यूज करके जब इसका हम पीडीएफ निकालेंगे तो y का वैल्यू जो हो जाएगा -1 से लेके 1/2 के बीच में लाई करेगा और साथ में इसका पीडीएफ बेस्ड वैल्यू ये 1 हो जाएगा। ठीक, अब इसका पीडीएफ हम देख सकते हैं ये एज इट क्या है, थीटा से फ्री हो गया, साथ में इसका रेंज भी क्या होगा, ये फ्री, थीटा से ये फ्री होगा। अब जो हमारा ये मेन टारगेट ये है कि ये जो वेरिएबल बेस्ड y जो आया है इसको इन टर्म ऑफ ये ऐसे ऑर्डर स्टार्सिस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। अब अगर ये एक्सप्रेशंस ओरिजिनल जो एक्सप्रेशन जो दिया गया क्वेश्चंस में अगर इस फॉर्म में एक्सप्रेसिबल ये है तब तो एंसिलरी स्टैटिस्टिक्स होगा, अगर एक्सप्रेसिबल नहीं है तो एंसिलरी स्टैटिस्टिक्स ये नहीं होगा। इट मीन्स हम इसके जगह पे क्या करेंगे, ये हम इसी के अकॉर्डिंग वैल्यू को रखेंगे इन टर्म ऑफ ऑर्डर स्ट्रक्चर, एक्स इन ब्रैकेट n माइनस थीटा दिया गया और फिर हम ब्रैकेट बेस्ड हम इसको लिख सकते हैं, इस थीटा से ये थीटा कट जाएगा तो अगेन ये जो स्ट्रक्चर इसको ऑब्टेन कर ले रहा है। अगर ये स्ट्रक्चर इसको ऑब्टेन नहीं कर पाता तब ये एंसिलरी स्टैटिस्टिक्स ये नहीं होता। फिलहाल ये क्या है, ये एंसिलरी स्टैटिस्टिक्स ही है। और जब एंसिलरी स्टैटिस्टिक्स है तो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो फ्री फ्रॉम पैरामीटर्स ही हो जाएगा। ठीक है ना, इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो फ्री फ्रॉम पैरामीटर्स हो जाएगा, तो या इंडिपेंडेंट ऑफ पैरामीटर्स भी हम कह सकते हैं। ठीक, तो इस केस में जो पहला स्टेटमेंट है ये तो करेक्ट हो गया। अब बात करते हैं कि यहाँ से ये वैल्यू क्या मतलब करेक्ट होगा कि नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं जब ये जो एक्सप्रेशन ये जो टर्म है इंडिपेंडेंट ऑफ ए पैरामीटर्स है तो अगर हम इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालेंगे तो वो एक कांस्टेंट होगा, क्योंकि इसका रेंज क्या है -1/2 से 1/2 के बीच में लाई कर रहा है, तो ऑब्वियसली इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू जो होगा ये इसी इंटरवल का होगा, तो वो एक कांस्टेंट पॉइंट होगा, तो मतलब कांस्टेंट वैल्यू होगा। तो जब कांस्टेंट वैल्यू होगा तो इसकी होल ऑफ वैल्यू क्या होगा, एक कांस्टेंट हो जाएगा। अब अगेन ये एक्सपेक्टेशंस आप इस पे ऑपरेट करेंगे तो फिर ये एक कांस्टेंट वैल्यू वही सी ही देगा, तो सी माइनस सी करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, डिफरेंस 0 हो जाएगा। इट मीन्स ये फॉर ऑल वैल्यू ऑफ द थीटा, थीटा की चाहे जो भी वैल्यू रख रहे हैं -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी के बीच में, उन सभी केसेस में इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होगा, ये 0 हो जाएगा। और जब एक्सपेक्टेड वैल्यू 0 हो गया तो इस केस में इसके आंसर क्या हो जाएंगे, मतलब ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है तो ऑप्शन सी एज इट क्या होगा, ये इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को भी देख लिए।
काफ़ी अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन से ये डिजाइन किया गया है। बहुत अच्छे खासे इसमें कॉन्सेप्ट लगाए गए हैं, और जब इस तरीके का कॉन्सेप्ट हम इसमें लगा लेते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अगर नहीं लगा पाते तो ये क्वेश्चन से ये सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इस लेक्चर्स के माध्यम से आपको ये चीज़ें सीखने को मिल गया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से डिजाइन किया गया है। ये एन रैंडम सैंपल है ड्रॉन फ्रॉम द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन थीटा। इट मीन्स एक्साई जो है ये पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड है, पैरामीटर्स ये थीटा दिया गया। टी एज डिफाइन किया गया समेशंस आई फ्रॉम 1 टू n xi, देन यूनिफॉर्मली मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर e टू पावर माइनस 2 थीटा थीटा क्यूब दिया गया। ठीक, xi अगर ये पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड है तो जो t इक्वल टू जो यहाँ पे जो दिया गया समेशंस i फ्रॉम 1 टू n xi, ये एजिट का तो SAS होता है सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स, साथ में ये MSS होता है मिनिमल सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स, एंड CSS भी होता है कंप्लीट सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स भी होता है। अब इसमें आप देख सकते हैं कि ये जितने भी ऑप्शंस में डिजाइन किया गया है ये सब के सब क्या है, फंक्शंस ऑफ ये t दिया गया। इट मीन्स ये फंक्शंस ऑफ ये t दिया गया। अब इसका हम एक्सपेक्टेशंस निकालें और जो इसी के इक्वल आ गया, ठीक, अगर इसके इक्वल आ गया तो हम ये कह सकते हैं कि ये इसके अनबायस्ड तो होगा ही, उसके साथ साथ में ये यूनिफॉर्मली मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर भी होगा। कैसे होगा? तो जो थियरम इसमें जो हम जिस रिजल्ट के बेसिस पर हम इसको बता रहे हैं, लेमेन-सेफिसे थ्योरम LST के माध्यम से इसको हम कह सकते हैं। LST जो थ्योरम ये क्या कहता है कि T एज ए क्या सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स दिया गया है, T एज ए कंप्लीट सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स है, T एज ए क्या है CSS है कंप्लीट सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स है। तो यहाँ से जो T होता है वो SAS होता है, MSS होता है और CSS भी होता है। तो मतलब ये कंप्लीट सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स ये है। अब इसी के बेस पे एक फंक्शंस बना लिए और वो पर्टिकुलर पैरामीटर्स के अगर इक्वल आ रहा है इट मीन्स वो उसके लिए यूनिफॉर्मली मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर भी होगा। अब हमारा जो मेन टारगेट है इसमें से हमको चेक करना है कि किसका एक्सपेक्टेशंस लेने पे ये इसी के इक्वल आ जा रहा है। ठीक, जिसका एक्सपेक्टेशन इसके इक्वल आ गया वो करेक्ट है और जिसका एक्सपेक्टेशंस नहीं आएगा वो करेक्ट नहीं है। तो मैंने यहाँ पे एक शॉर्ट वे में इसका सोल्यूशंस किया हुआ है। फिलहाल हम इसमें कह सकते हैं जो डी ऑप्शंस है यहाँ से ये इसी का एक्सपेक्टेशन इसके इक्वल आता है। रेस्ट ऑफ ऑप्शंस आप उसकी मतलब इसी पैटर्न पे आप सॉल्व कर सकते हैं। xi is a random sample drawn from the Poisson distribution, यहाँ से इसका एक्सपेक्टेशंस ले लिया गया। देखिए इसमें ये n का पावर t दिया गया है तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, n का पावर ये कैपिटल T होना चाहिए। ठीक, अब जो यहाँ से हम देख सकते हैं xi है जब पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड है और t जो दिया गया सम ऑफ i फ्रॉम 1 टू n xi, ये एजिट क्या करेगा पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशंस को फॉलो करेगा विद पैरामीटर्स n ऑफ ए थीटा। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशंस जो होता है एडिटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। इट मीन्स ये सम ऑफ इंडिपेंडेंट पॉइसन वेरिएट इज आल्सो अ पॉइसन वेरिएट एंड इसका पैरामीटर जो होगा n ऑफ ए थीटा फ्रॉम i, ये जो i फ्रॉम 1 टू n जो वेरी कर रहा है तो हम इसके बेसिस पे कह सकते हैं। अब हम इसी के अकॉर्डिंग इसका अपना PMF भी डिफाइन कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू स्मॉल x हो जाएगा। फिलहाल इसको t आप इसको ले चल सकते हैं तो ये क्या हो जाएगा e टू पावर ये n थीटा और उसके बाद हम कह सकते हैं n थीटा का पावर ये t अपॉन ए फैक्टोरियल t एंड t फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी हम इसको कह सकते हैं। 0 टू इन्फिनिटी एज ए वेरी कह सकता है। तो अब इसी कॉन्सेप्ट को लेकर इसमें सॉल्व किया गया t फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, साथ में ये एक्सप्रेशन दिए गए हम इसके अकॉर्डिंग इसको अरेंज कर दिए यहाँ से। और जो इसका जो PDF क्यों इसमें जो PDF एक्सपेक्टेशन ऑफ x क्या होगा अगर डिस्क्रीट के केस में करेंगे समेशंस x बिलोंग टू r ऑफ x और x प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल X इक्वल टू स्मॉल x। सेम इसी के बेसिस पे ये इसका प्रोबेबिलिटी पार्ट हो गया, हम इसको रख के सॉल्व कर दिए। अब इसमें यहाँ से जो फैक्टोरियल t है इसको हम लोग ब्रेक करेंगे तो t माइनस 1 एंड t माइनस 2 एंड t माइनस ये 3 तक ये इसमें जाएगा। ठीक, तो यहाँ से ये वाला जो टर्न होगा इस फैक्टोरियल को जो ब्रेक करने पे ये कट जाएगा
और इसमें थीटा क्यूब से मल्टीप्लाई किया गया एंड थीटा क्यूब से ये डिवाइड कर दिया गया। क्यों ऐसा इसमें क्यों किया गया, उसका रीजन यही है कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो n माइनस ये 2 एंड t माइनस ये क्या दिया गया, इसमें 3 दिया गया है। हाँ, n माइनस ये 2 है, देखिए इसमें हल्का सा मिस्टेक है, ये n माइनस ये 2 और ये t माइनस ये 3 है ना, तो ये t माइनस ये 3 होगा, यहाँ से भी t माइनस ये 3 हो जाएगा। ठीक, तो अब यही सेम इसमें किया गया, समझिएगा। तो हम इसमें थीटा से मल्टीप्लाई किए और थीटा से इसमें डिवाइड कर दिए। तो जो n माइनस ये 2, अब यहाँ से हम इसमें करेंगे, देखिए ये क्या हो गया, थीटा का पावर ये हो जाएगा और साथ में ये थीटा का पावर क्यूब जो होगा ऊपर चला जाएगा, तो थीटा का पावर t माइनस ये 3 हो जाएगा। और यहाँ पे भी n माइनस ये 2 का पावर t माइनस ये 3 दे दिया गया। मतलब इसको ओवरऑल जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद थीटा टू पावर क्यूब बाहर हो जाएगा और साथ में e टू पावर ये n थीटा ये भी बाहर हो जाएगा। और मतलब इसमें जो रेस्ट ऑफ जो एक्सप्रेशंस होंगे इसमें, क्योंकि जब हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो t माइनस 1 t माइनस ये 2 एन फैक्टोरियल t माइनस ये 3। तो अब जो t जो वेरी करेगा वो 3 टू इन्फिनिटी यहाँ से कर देंगे। ठीक, तो ये इस फॉर्म में आ गया। अब इसको जो हम लोग लिख सकते हैं क्या, ये तो इतना टर्म हम लिख सकते हैं और उसके बाद e टू पावर n माइनस ये 2 इन ब्रैकेट थीटा कर दिए। ठीक, अब इसमें ये n थीटा और ये n थीटा वाला पार्ट कट जाएगा, इट मीन्स ये इसके इक्वल ही आ गया। तो अब ये जो एक्सप्रेशंस है, जब इसका एक्सपेक्टेशंस निकालना है तो e टू पावर माइनस 2 थीटा थीटा टू पावर क्यूब के इक्वल ये आ जा रहा है। ठीक, तो हम ये कह सकते हैं बाई LST दस बाई यूजिंग द लेमेन्स एफिशिएंसी थ्योरम, एक्सपेक्टेशंस आप जी थीटा अगर गामा थीटा की इक्वल आ जा रहा है, इट मीन्स ये इसके क्या हो जाएगा, ये यूनिफॉर्मली मिनिमम वेरिएंस अनबायस एस्टिमेटर ये हो जाएगा। इसको भी क्या कर दीजिए, t माइनस ये 3 कर दीजिए और यहाँ पे n का पावर ये t कर दीजिए। मिस्टेक है इसमें, टाइपिंग मिस्टेक है। तो ओवरऑल ये क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ गया होगा कि हम इसको कैसे करेंगे। इसमें हम लोग LST लेमेन्स एफिशिएंसी थ्योरम का यूज करके इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो काफ़ी अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन डिजाइन किया गया। ये मोस्ट फेमस क्वेश्चन है और ये लगभग फिलहाल ये ISS में आया हुआ है। ये सब क्वेश्चंस आपके मतलब कह सकते हैं CSIR नेट में, IIT जैम में, साथ में गेट स्टैट्स में भी इस तरीके से क्वेश्चंस ये पूछे जाते हैं। ठीक, तो काफ़ी अच्छा खासा ये क्वेश्चंस ये। रेस्ट आप जो कह सकते हैं यहाँ पे A, B एंड C, आप इसी के तरीके से जो पैटर्न मैंने बताया हुआ है इसी के बेसिस पे आप इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालिए, देखेंगे आप इसके इक्वल ये नहीं है। वैसे जो यूनिफॉर्मली मिनिमम वेरिएंस अनबायस एस्टिमेटर का जो अप्रोच होता है वो क्या, कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। अगर मतलब कह सकते हैं डिफरेंस ऑफ एस्टिमेटर दिया गया तो जैसे हम मान लीजिए T1 T2 डॉट डॉट ये T ऑफ n एस्टिमेटर दिया गया और ये इन सभी का एक्सपेक्टेशंस ये एज इट ये थीटा इक्वल ही है। तो रेस्ट ऑफ हम इसका क्या करेंगे, वेरिएंस निकालेंगे, वेरिएंस V2 V1 और V ऑफ n। अब एक और एस्टिमेटर T है, इसका भी एक्सपेक्टेशंस थीटा की इक्वल आ जाए और साथ में इसका वेरिएंस V है। तो V एज ए क्या है, लेस देन है फॉर ऑल ऑफ द वेरिएंसेस। तो हम ये कह सकते हैं जो T जो होगा ये भी मतलब मिनिमम वेरिएंस अनबायस एस्टिमेटर होगा। इट मीन्स क्लास ऑफ अनबायस एस्टिमेटर वन विच है मिनिमम वेरिएंस, तो हम उसको कह सकते हैं मिनिमम वेरिएंस अनबायस एस्टिमेटर हो। तो ये एक बेसिक अप्रोच है, बट ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने के लिए हम लोग ये टेक्निक का यूज करेंगे जब वो अगर वो CSS है कंप्लीट सफिशिएंट हिस्टैरिसीस बेस्ड आ रहा है तो लेमेन्स एफिशिएंसी थ्योरम के अकॉर्डिंग हम इसको बोल सकते हैं। ठीक, तो इसमें हम ऑप्शंस डी एज इट क्या होगा ये करेक्ट हो जाएगा। इसमें जो मिस्टेक आप उसको सही कर लीजिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट आ जाता है हम लोग क्वेश्चन 6। ये भी बहुत अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन डिजाइन किया गया है। इसमें x1 x2 x ऑफ m डिनोटेड द रैंडम सैंपल फ्रॉम द बायनोमियल। बायनोमियल इसमें जो कहा गया 1 and p, इट मीन्स ये सिंगल ट्रायल बेस्ड ही है, तो हम इसको बर्नौली बेस्ड भी हम इसको कह सकते हैं। क्या इसको बर्नौली, ठीक, बर्नौली इसको सिंगल ट्रायल बेस्ड इसको बर्नौली भी कह सकते हैं। डिफाइन और स्टार्सिस u इक्वल टू 1/a2n x1 + x2 इक्वल टू 1 दिया गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट।
इसमें से कौन सा ये करेक्ट होगा। तो यू एज ए अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ यू एज ए यूनिफॉर्मली मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ ए पी एंड सम ऑफ आई फ्रॉम 1 to n xi इज कंप्लीट सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स फॉर पी। ठीक, तो यहां से हम कह सकते हैं कि अगर ये xi जो कॉन्सेप्ट जो मीटर्स है कि अगर xi ये बर्नौली को फॉलो कर रहा है 1 एंड p दिया गया है, तो इस केस में जो t इक्वल टू सम ऑफ xi होगा ये SES है, MSS है और CSS भी कंप्लीट सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स होता है। जैसे बर्नौली हो गया, बायनोमियल हो गया, पॉइसंस हो गए, ये सब डिस्ट्रीब्यूशंस ऐसे हैं जिनके जो सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स होते हैं वो मिनिमल सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स भी होते हैं और कंप्लीट सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स भी होते हैं। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि जो एक्सपोनेंशियल फैमिली बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशंस होता है, क्या एक्सपोनेंशियल फैमिली बेस्ड जो डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं उसमें जो सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स होता है वो एज इट क्या होता है CSS भी होता है, कंप्लीट सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स, और उसके साथ साथ MSS। ये अप्रोच हम इसको लगा के इसको कर सकते हैं। तो फिलहाल ये तो एज ए कंप्लीट सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स ये P के लिए हो जाएगा। अब बचता है कि जो U एज कहा गया, U जो यहाँ पे जो न्यू स्टैटिस्टिक्स जो डिफाइन किया गया है वो एज ए अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ ये P है, मतलब P ब्रैकेट में 1 माइनस P अपॉन n है कि नहीं है, या यूनिफॉर्मली मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर ये है कि नहीं है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या अप्रोच यूज करेंगे, ये बर्नौली बेस्ड ये है, U एज ए डिफाइन किया गया है, एक्सपेक्टेशंस ऑफ U करेंगे। एक्सपेक्टेशंस ऑफ U करने का मतलब ये है कि डायरेक्ट हमको एक्सपेक्टेशन इस वाले पार्ट पे ऑपरेट करना पड़ेगा। तो इस 1 के जगह पर एज हम इसको वेरिएबल्स रख रहे हैं, तो ये x प्लस 1 वैल्यू क्या ले रहा है, जब 1 ले रहा है तो उस केस में 1 अपॉन ये 2n एंड ये इसका प्रोबेबिलिटी पार्ट ये हो जाए एक्सपेक्टेशन का कॉन्सेप्ट। एक्सपेक्टेशंस ऑफ x अगर डिस्क्रीट के केस में करते हैं तो x फ्रॉम ये x बिलोंग टू Rx x एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कैपिटल X इक्वल टू स्मॉल x, इसी कॉन्सेप्ट का ये। तो जब ये टर्म अगर ये 1 ले रहा है, इसके रेंज स्पेस में 1 ही पॉइंट है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी एंड साथ में ये वैल्यू हम लोग कर दिए। अब यहाँ से x1 प्लस x2 इक्वल टू 1 कहा गया है, ये 1 है, तो 1 होने का मतलब क्या है, अगर xi एज ये बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशंस को फॉलो कर रहा 1 एंड p, तो इसमें 0 और 1 वैल्यू हो, मतलब xi जो होता है 2 वैल्यू लेता है 0 और 1। तो अब इसमें क्या क्या कॉम्बिनेशंस बन सकता है, अगर x1 0 हो रहा है तो x2 1, तब ये इस कंडीशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। प्लस एक और कंडीशन इसमें आ जाएगा, यहाँ से जब x1 इक्वल टू 1 करेंगे तो x2 इक्वल टू क्या होगा 0 होगा, और ये इसके मल्टीपल के फॉर्म में आएगा। जब इसको अलग से आप इसको क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे तो मल्टीपल के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक, अब ये रैंडम सैंपल है तो ऑब्वियसली क्या होगा, ये इंडिपेंडेंट भी हो जाएंगे। तो इंडिपेंडेंट होने का मतलब ये दोनों एज ए क्या इक्वल क्वांटिटी बेस्ड होंगे, तो यहाँ पे 2 टाइम इसमें कर दिया गया, तो 2 अपॉन ये 2n कर दिया गया। अब यहाँ से इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ये x2 इक्वल टू क्या कर दीजिए, इसको 1 कर दीजिए। ठीक, यहाँ पे x2 इक्वल टू क्या, ये किसको लिया गया है, देखिए यहाँ पे x1 इक्वल टू 0 और x2 इक्वल टू 1, तो x2 इक्वल टू 1 कर दिया, डायरेक्ट आप ये भी टर्म लिख सकते हैं। ठीक, अब जब ये इंडिपेंडेंट है तो ऑब्वियसली क्या होगा, यहां से हम कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी एट x1 इक्वल टू 1 और x2 इक्वल टू 0, इट मीन्स हम इसको लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी एट x1 इक्वल टू 1 एंड प्रोबेबिलिटी एट x2 इक्वल टू 0, इतना लिख सकते हैं। तो ये पार्ट इसमें लिखा गया। अब जो क्या होता है px एंड q का पावर 1 माइनस x और x फ्रॉम 0 और 1, वेन x इक्वल टू 0 और वेन x इक्वल टू 1, तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको वैल्यू को यहाँ पे रख के सॉल्व कर सकते, साथ में इस 2 से 2 ये कट जाएगा, इट मीन्स ये pq अपॉन ये n ये आ जाएगा, और pq के जहाँ पे 1 माइनस ये p रख सकते हैं, p प्लस ये q इक्वल टू क्या होता है 1, तो हम इसको कर सकते हैं। तो अब ये जो u जो टर्म आ गया, ये एज इसके क्या होगा, ये इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू के इक्वल आ गया। इट मीन्स यहाँ से ये जो u एज अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ दिस, तो इसको हम कह सकते हैं ये क्या होगा, ये करेक्ट, ये आंसर ये हो जाएगा इसके लिए। फिर कहा जा रहा है कि u एज ए यूनिफॉर्मली मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ ए p, तो अगर xi बर्नौली को फॉलो करता है तो जो यहाँ से हम कह सकते, जो t इक्वल टू जो सम ऑफ xi जो दिया गया है, ये एज इट क्या होता है, ये SES है, CSS भी है, मतलब सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स है, कंप्लीट सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स है। ठीक,
तो अब जो ये एक्सप्रेशन इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं किसके लिए, ये पी के लिए, पी के लिए। तो अब जो ये x1 प्लस x2 की अगर हम बात करेंगे, x1 प्लस x2 मतलब जो u एज ए कॉन्सेप्ट बेसिस पे आ रहा है, तो ये क्या होगा, अगर ये UMB होगा तो किसके लिए होगा, इस वाले टर्न के लिए होगा, ठीक, क्योंकि ये इसके अनबायस्ड हो रहा है। तो UMB होगा तो ये इसी के UMB मतलब इसी के लिए होगा, यूनिफॉर्मली मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर होगा, ये P के लिए होगा नहीं, ठीक। तो यहां से हम कह सकते हैं कि ये जो U होगा यूनिफॉर्मली मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ ए P, क्योंकि ये इसके P के अनबायस्ड नहीं हो रहा है, इसके अनबायस्ड हो रहा है। तो अगर UMB होगा तो इसके मतलब P ब्रैकेट में 1 माइनस पी अपॉन एन उसके लिए होगा, जबकि वो P के लिए नहीं होगा, ठीक। तो इस केस में अगर देखा जाए तो इसके कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है, ये हैं, पहला करेक्ट है और तीसरा करेक्ट है। तो पहला एंड तीसरा डी एज ए इसका ऑप्शन क्या होगा, ये करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन डी क्या होगा, ये करेक्ट हो जाएगा। तो ये इसमें एक टेक्निकल अप्रोच है, टेक्निकल अप्रोच का यूज करके हम इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व हम लोग कर सकते हैं, ठीक। बहुत अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन ये डिजाइन किया गया। चलिए नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। अब देखिए अभी तक जो हम लोग क्वेश्चंस लेकर हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ये जो क्वेश्चंस एस्टिमेशन थियरी वाला जो पार्ट है उससे रिगार्डेड ये क्वेश्चन थे। अब जो हम लोग लेकर डिस्कस करने वाले हैं ये इसके स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस बेस्ड ये क्वेश्चंस हैं। तो कैसे, ये देख सकते हैं, द नीमेन पियर्सन्स लेमा गिव्स अ जनरल मेथड फॉर फाइंडिंग अ मोस्ट पावरफुल टेस्ट फॉर टेस्टिंग एनपी लेमा कब यूज किया जाता है, किस केसेस में। जनरली ये बेस क्रिटिकल लीजन्स को ऑब्टेन के लिए, BCR को ऑब्टेन करने के लिए यूज किया जाता है। बट हाइपोथेसिस क्या, किस तरीके से लगाई जाती है, तो व्हेन हाइपोथेसिस सिंपल वर्सेस सिंपल, मतलब यहां से H0 और ये H1, अगर ये दोनों सिंपल होते हैं तभी, मतलब इस केसेस में क्या होता है, NP लेमा का यूज किया जाता है। तो सिंपल वर्सेस सिंपल, इसमें हम कह सकते हैं सिंपल नल हाइपोथेसिस अगेंस्ट सिंपल अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। इसका सी ऑप्शन क्या होगा, ये करेक्ट हो जाएगा। जब हम LRT की बात करते हैं, लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट, तब ये सिंपल वर्सेस कंपोजिट इसमें होता है। और जब SPRT होता है, SPRT सीक्वेंशियल प्रोबेबिलिटी रेशियो टेस्ट, तो उस केस में सिंपल वर्सेस कंपोजिट हाइपोथेसिस क्या होता है, सिंपल वर्सेस कंपोजिट, इट मीन्स ये SPRT सीक्वेंशियल प्रोबेबिलिटी रेशियो टेस्ट निकाला जाता है। और LRT की बात करते हैं तो सिंपल वर्सेस कंपोजिट, और जब NP लेमा की बात करते हैं तो सिंपल वर्सेस ये सिंपल हाइपोथेसिस होता है, तब वहां पे यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट इसमें है, यहां से इस केसेस में अल्फा एज इट क्या होता है, फिक्स्ड होता है, सैंपल साइज भी क्या होता है, ये फिक्स्ड होता है। यहां से अगर हम बात करते हैं SPRT के इनसाइड सीक्वेंशियल प्रोबेबिलिटी रेशियो टेस्ट जो होता है, इसमें अल्फा तो एज इट ये फिक्स्ड होता है, बट जो सैंपल साइज होता है ये नॉट फिक्स्ड, ये फिक्स्ड नहीं होता है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेसिंग बेस से ये चलता है। तो मतलब ये एक तरीके से इसमें जो रैंडम सैंपल होता है वो जस्ट लाइक एक वेरिएबल्स की तरह क्या करता है, ट्रीट करता है। तो ये कुछ एडिशनल कॉन्सेप्ट ये है। तो NP लेमा कब यूज किया जाता है, जब हाइपोथेसिस सिंपल वर्सेस सिंपल हो, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या हो, फिक्स्ड हो, सैंपल साइज भी क्या हो, फिक्स्ड हो, ठीक। तो ये सब चीजें हैं। चलिए अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1। बहुत अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन डिजाइन किया गया, और ये रैंडम सैंपल है, ड्रॉन फ्रॉम द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, मीन 0, वेरिएंस क्या है इसमें, सिग्मा स्क्वायर दिया गया। Which one of the following hypothesis has the critical lesions as the UMP critical lesions of level alpha? इसमें से वो कौन सी हाइपोथेसिस है जिसके बेसिस पे जो क्रिटिकल लीजन्स होता है ये इस फॉर्म में आता है, ठीक। इन केस ऑफ हम कह सकते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। फिलहाल यहां से
दो तरीके के क्वेश्चंस, मतलब टू पैटर्न बेस्ड हम कह सकते हैं। एक जो टेस्टिंग का जो पार्ट होता है एच नॉट, वो एज इट म्यू इक्वल टू म्यू नॉट वर्सेस एच वन म्यू ग्रेटर देन म्यू नॉट एंड लेस देन म्यू नॉट। एक इसके मीन के बेसिस पे और दूसरा इसके वेरिएंस के बेसिस पे क्वेश्चन से बनते हैं। तो एक टेस्टिंग का पार्ट दिया हुआ है और क्रिटिकल लीजन्स के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, या क्रिटिकल लीजन्स गिवन है और टेस्टिंग का पार्ट पूछा जा रहा है। मतलब अगर बीसीआर दिया हुआ है, बीसीआर मतलब बेस क्रिटिकल लीजन्स दिया हुआ है, तो टेस्टिंग के बारे में पूछा जाए। टेस्टिंग मतलब हाइपोथेसिस वाला, ये हाइपोथेसिस का पार्ट। और अगर ये टेस्टिंग गिवन है तो बीसीआर के बारे में पूछा जाए। इस तरीके से ये तो एक मीन के बेसिस पे और एक वेरिएंस के बेसिस पे, तो दो ये हो गया पैरामीटर बेस कह सकते हैं, और एक से टू टाइप क्वेश्चंस बनते हैं। मतलब टोटल हम कह सकते हैं 4 टाइप बेस्ड यहाँ से क्वेश्चंस ये बन जाते हैं। तो आप जैसे यहाँ पे क्वेश्चन डिजाइन किया गया है इसके वेरिएंस के बेसिस पे ये है, तो आप सेम एज इट इसके मीन के बेसिस पे भी क्वेश्चंस को तैयार कर सकते हैं। ठीक, चलिए अब इसको सॉल्व कैसे करना है, मेन टेक्निक। तो जो सॉल्व करने का जो टेक्निक है, हम उसमें क्या करेंगे, एनपी लेमा का यूज करेंगे, नीमेन पियर्सन लेमा का यूज करेंगे। ठीक, तो L1 अपॉन ये L नॉट ग्रेटर आर इक्वल टू के लेके हम लोग सॉल्व करेंगे। और L1 क्या है, लाइक्लीहुड फंक्शंस है, इट मीन्स i फ्रॉम 1 टू n f ऑफ एक्स आई, और ये थीटा हम इसके अकॉर्डिंग लेके सॉल्व करेंगे। L1 अगर इसको कर दिए तो ये थीटा नॉट हो जाएगा, और L नॉट की बात करें प्रोडक्ट ऑफ i फ्रॉम 1 टू n f ऑफ ये एक्स आई, और ये थीटा नॉट हो गया। अब इसका रेशियो लेके सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हमें क्या करना है, क्रिटिकल लीजन्स को ऑब्टेन करना है। तो बीसीआर जो होगा ये एज अ फंक्शन ऑफ क्या हो जाएगा, टी ऑफ एक्स निकालेंगे। अब ये लेस देन ए या ग्रेटर देन इक्वल टू ए के फॉर्म में ही आएगा, एक्स बिलोंग टू आर हम कह सकते हैं रेंज स्पेस में। ठीक, यही टेक्निक है। तो अब यहाँ पे ये जो इसमें इस टेक्निक का यूज कर रहे हैं, तो जो बीसीआर है वो इस फॉर्म में आ रहा है, तो वो हाइपोथेसिस क्या होगा, इसमें से कौन सा होगा। तो अब हम कह सकते हैं या तो सिचुएशंस इसमें या तो एच नॉट लेस देन H1 हो या एच नॉट ग्रेटर देन H1 हो। अब इसी के केसेस में ही आएगा। तो फिलहाल मैंने इसको एक शॉर्ट केस में इसका सॉल्यूशंस मैंने रखा हुआ है शॉर्ट वे में। ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड ये है। फिलहाल इसमें म्यू एज क्या इसमें कर दिया, 0 कर दिया जा रहा है। लाइक्लीहुड फंक्शन से यहाँ से हम लोग डिफाइन करेंगे। लाइक्लीहुड फंक्शन इसमें क्या होगा, ये डिफाइन किया जाएगा। इसको ग्रेटर आर इक्वल टू के लेके जब हम लोग सॉल्व करेंगे, तो वेन जब सिचुएशन इसमें सिग्मा नॉट ग्रेटर देन सिग्मा 1 है, इट मीन्स एच नॉट ग्रेटर देन H1 है, तो जो क्रिटिकल लीजन्स इसका बन के तैयार होगा, बीसीआर वाला जो पार्ट होगा, समेशंस i फ्रॉम 1 टू n एक्स आई स्क्वायर लेस देन आर इक्वल टू ए ऑफ अल्फा होगा। और अगर ये पार्ट हम कह सकते हैं एच नॉट लेस देन H1 होगा, तब ये ग्रेटर देन के फॉर्म में आएगा। बाकी ए ऑफ अल्फा एंड बी ऑफ अल्फा की वैल्यू को निकालने के लिए यहाँ से हम कह सकते प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, हम अल्फा का यूज करते हैं, BCR ग्रेटर आर इक्वल टू ए या लेस देन इक्वल टू ए, जो दिया गया इसमें कांस्टेंट हम कह सकते हैं। ठीक, तो अब इसमें सिग्मा नॉट स्क्वायर से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे दोनों साइड में, तो इन टर्म ऑफ ये काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशंस के फॉर्म में आ जाएगा। सिंपली एक हम यहाँ बता दे रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए समेशंस i फ्रॉम 1 टू n एक्स आई स्क्वायर यहाँ से कर दिए, और ये क्या हो जाएगा, ये इस पे हम कर रहे हैं ग्रेटर आर इक्वल टू, इसमें सिग्मा नॉट स्क्वायर से डिवाइड कर दिए, तो ये बी ऑफ ए अल्फा इसमें भी सिग्मा नॉट स्क्वायर से डिवाइड हो जाएगा। अब ये टर्म क्या होगा, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशंस को फॉलो कर जाएगा, इट मीन्स बी ऑफ अल्फा सिग्मा नॉट स्क्वायर की स्क्वायर, ये क्या होगा, ये काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशंस को फॉलो करेगा, एन और अल्फा हो जाएगा। तो यहीं से बी ऑफ अल्फा की वैल्यू कितना हो जाएगा, इसमें सिग्मा नॉट स्क्वायर एंड काई स्क्वायर एन और अल्फा हो जाएगा।
ये टर्म ये आ गया। और आप क्वेश्चंस में देखेंगे तो फिलहाल ये क्रिटिकल रीजन्स इसी पार्ट में ये दिया गया है। ठीक, यहां से क्या इसमें सिग्मा नॉट की वैल्यू कितना दिया गया है, सिग्मा नॉट अगर कंपैरिजन करते तो सिग्मा नॉट की वैल्यू ये 2 दिया गया। सिग्मा नॉट की वैल्यू 2 देने का मतलब ये तो वैसे ही क्या होगा, ये डिस्कार्ड हो जाएगा। अब या तो ये करेक्ट होगा या तो ये करेक्ट होगा। तो किस सिचुएशंस में ये क्रिटिकल रीजन्स आता है, तो सिचुएशंस क्या है, व्हेन सिग्मा नॉट लेस देन सिग्मा 1, इट मीन्स एच नॉट लेस देन H1। तो ये एच नॉट लेस देन H1 किस सिचुएशंस में आ रहा है, ये यहाँ पे वैल्यू क्या है 2 है और H1 क्या है ग्रेटर देन ये 2 है। तो यही एक सिचुएशन है जिसमें ये क्रिटिकल रीजन्स आएगा, बाकी और किसी सिचुएशंस में नहीं आएगा। ठीक, तो इस केस में हम कह सकते हैं कि मतलब ये क्वेश्चन नंबर 8 का ए ऑप्शन क्या होगा, ये करेक्ट ये हो जाएगा। तो ये सब टेक्निक है और इस टेक्निक का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। फिलहाल मैंने सोल्यूशन इसका बड़े शॉर्ट में रखा हुआ है, आप रेफरेंस के लिए आप एस सी गुप्ता की जो मैथमेटिकल स्टार्सिस की जो बुक है या और भी सारे जो बुक है उसको आप फॉलो कर सकते हैं, जिससे आप टॉपिक को कवर करते हैं। मैंने कुछ बुक भी इसमें रखा हुआ, उसके रिकमेंडेशंस भी रखा हुआ है, तो आप उन बुक को भी पढ़ सकते हैं। ठीक, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 भी आप सभी को समझ में आ गया, किसी को कोई भी डाउट्स नहीं है। चलिए अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन नंबर 9। ये भी टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस का ही क्वेश्चन है, बहुत अच्छे तरीके से डिजाइन किया गया है। यहाँ से x1 x2 x ऑफ a6 ये रैंडम सैंपल फ्रॉम द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, मीन म्यू एंड वेरिएंस 1 दिया गया। म्यू एज अ बिलोंग टू आर, रियल लाइन बेस्ड है। कंसीडर टू टेस्ट phi1 एंड phi2 हाइपोथेसिस, ये गिवन इसमें है। phi1x एंड phi2 यहाँ पे दिया गया। अल्फा आई एंड बीटा आई फ्रॉम 1 to 2, साइज एंड टाइप सेकेंड ईयर ऑफ द टू टेस्ट रिस्पेक्टिवली, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। मतलब इन दोनों टेस्ट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, phi1 x के लिए यहाँ पे अल्फा 1 और बीटा 1 निकालना पड़ेगा, एंड phi2 x के लिए अल्फा 2 एंड बीटा 2 निकालना पड़ेगा। अब इसमें चेक करना पड़ेगा कि क्या इसमें कौन किसके अल्फा 1 मतलब अल्फा 1 एंड अल्फा 2 इक्वल है या लेस देन या ग्रेटर देन है। वैसे बीटा 1 लेस देन या ग्रेटर देन या इक्वल बेसिस पे है। तो जब इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक, डिस्क्रीट मतलब यहाँ से जो पैटर्न जो दिया गया तो कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जब अल्फा की वैल्यू जब निकालना होगा हमें, अल्फा इसमें साइज है, तो वो हम लोग कैसे निकालेंगे, एक्सपेक्टेशंस ऑफ ए phi1x अंडर h0, ये हम लोग करेंगे। और अगर बीटा की बात करेंगे, इसमें जो टाइप सेकेंड ईयर जो दिया गया बीटा, हम इसको सिंपली कर दे रहे हैं एक्सपेक्टेशंस ऑफ ए phi1x अंडर h1। ये मेथड हम यूज करके क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। अंडर नल हाइपोथेसिस इट मींस अल्फा, और अंडर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस वो उसका क्या हो जाएगा, ये बीटा ये हो जाएगा। ठीक, तो यहां से ये एज इट रैंडम सैंपल है, और एक्स बार की बात करें तो ये भी नॉर्मल को फॉलो करेगा, म्यू और वेरिएंस 1 अपॉन ये क्या हो जाएगा, ये 16। अगर एक्स आई हम क्या दिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस को फॉलो करता है, मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर आता है, तो एक्स बार जो होता है ये भी नॉर्मल को फॉलो करता है, मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर बाई एन होता है। इसी रिजल्ट का यूज करके यहाँ पे बताया गया। अब ये हाइपोथेसिस पार्ट ये गिवन है, साथ में ये टेस्ट फंक्शंस की बात कर सकते हैं, यहाँ टेस्ट फंक्शन ये गिवन है। तो अल्फा 1 जब निकालेंगे तो एक्सपेक्टेशंस ऑफ ए phi1x अंडर h0, तो ये क्या हो जाएगा, ये वैल्यू क्या आ जाए 1 ले रहा है, व्हेन x1 ग्रेटर आर इक्वल टू 5, इट मीन्स इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये प्रोबेबिलिटी हो गया। अब इसको इन टर्म ऑफ स्टैंडर्ड वेरिएट के फॉर्म में कन्वर्ट करके सॉल्व करेंगे, तो ओवरऑल ये प्रोबेबिलिटी z ग्रेटर इक्वल टू z ग्रेटर देन 2 पे आ रहा है। सेम अगर हम अल्फा 2 की बात करें तो phi2 अंडर h0 हो गया 1 एज ए प्रोबेबिलिटी, एक्स बार यहाँ पे ग्रेटर देन 3.5, इसको भी स्टैंडर्ड वेरिएट के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। एक्सपेक्टेशंस ऑफ एक्स बार करेंगे तो एक्सपेक्टेशंस ऑफ एक्स बार ये म्यू है, और अंडर नल हाइपोथेसिस करेंगे तो म्यू नॉट की वैल्यू कितना 3 दिया गया, तो 3 यहाँ पे रख के सॉल्व किया गया। इट मीन्स ये इसको करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ये जेड ग्रेटर देन क्या हो गया, ये 2 हो गया। तो अब यहाँ से अल्फा 1 और अल्फा 2 आपस में क्या होगा, ये इक्वल हो गया। अब अल्फा 1 अल्फा 2 आपस में इक्वल हो गया, तो अब ये नहीं होगा और ये नहीं होगा, इसी में से कोई ना कोई हो जाएगा। तो इसको भी हम लोग देख सकते हैं वो कौन सा होगा। देखिए बीटा 1 निकालेंगे तो ये क्या होगा, बीटा 1 ये 1 हो जाएगा।
फाई वन एक्स हो गया अंडर एच नॉट वन, प्रोबेबिलिटी x1 ग्रेटर इक्वल टू 5 हो गया। इसको भी एज अ स्टैंडर्ड वेरिएट के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और एक्सपेक्टेशंस ऑफ x1 μ1 हो गया। और फिलहाल अंडर नल हाइपोथेसिस ये 3 दिया गया, तो हम इसमें क्या करेंगे, 3 पुट करेंगे। यहां से एक्सपेक्टेशंस क्या है इसमें देखिए, एक्सपेक्टेशंस ऑफ x1 कितना दिया गया इसमें, एक्सपेक्टेशंस ऑफ x1 म्यू आएगा और म्यू एज ए क्या इसमें 3 हो जाएगा, तो ये 4 नहीं होगा। नहीं 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 नहीं, इसमें माइनस सा मिस्टेक है। ये तो नल हाइपोथेसिस, ये तो सही है। अंडर नल हाइपोथेसिस करेंगे तो यहाँ पे भी 3 रख दिए और यहाँ पे भी 3 रख दिए, ये सही अपने जगह पे सही है, ठीक है ना। यहाँ पे मिस्टेक है, इसको अंडर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस करेंगे तो ग्रेटर देन ये 5 हो जाएगा और फिर इसको लेके सॉल्व करें तो ये एक्सपेक्टेशंस ऑफ x1 मतलब यहाँ पे ये 4, ये अब सही है, ठीक है। तो अब ये 5 में से 4 जाएगा 1 और बाकी ये स्टैंडर्ड वेट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ये z ग्रेटर देन ये 1 हो गया। सेम जब इसको भी लेके सॉल्व करेंगे तो 1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x बार 3.5 हो गया। तो x बार माइनस एक्सपेक्टेशंस ऑफ x बार अपॉन वेरिएंस ऑफ x इन टर्म ऑफ स्टैंडर्ड वेरिएट है, इसको हम लोग क्या करें, कन्वर्ट कर रहे हैं। तो एक्सपेक्टेशंस ऑफ x बार जो होगा ये म्यू के इक्वल हो जाएगा और म्यू अंडर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कितना दिया गया, 4 दिया गया। तो ये हम इसमें क्या करेंगे, 4 रखेंगे और उसके बाद लेके इसको सॉल्व करेंगे। तो ये 3.5 माइनस ये 4, इट मीन्स ये कितना आ गया, ये अगर यहाँ से हम कर देंगे 3.4 में से 4 इसमें 4 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा इसमें, पॉइंट ये 5 हो जाएगा। ये 2 नहीं नहीं देखिए इसको जब सॉल्व किए हैं तो 3.5 में से 5 जाते ये 0.5 आया होगा और ये 4 आ गया होगा, मल्टीप्लाई कर दे 1/4, इट मीन्स ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये सही है। सेम यहाँ पे भी कर देंगे 1/4, तो ये कितना आ जाएगा इसमें, माइनस ये 0.5 आ जाएगा और साथ में इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये माइनस ये 2 हो जाएगा। इट मीन्स z ग्रेटर देन माइनस ये 2 हो गया। तो ये बीटा 1 एंड बीटा 2 की वैल्यू ये आ गया। अब बीटा 1 बीटा 2 की वैल्यू आ गया z ग्रेटर देन 1 और z माइनस 2 से ग्रेटर। अगर इसको स्टैंडर्ड वेरिएट फॉर्म में इसका ग्राफ हम प्लॉट करते हैं तो ये क्या होगा, z इक्वल टू 0 होगा और z इक्वल टू 1 और z इक्वल टू ये 2 हो जाएगा। इधर करेंगे तो z इक्वल टू माइनस 1 हो गया और ये क्या होगा, z इक्वल टू माइनस ये 2 हो गया। अब z ग्रेटर देन 1, तो ग्रेटर देन 1 मतलब यहां से लेके ये पार्ट आपसे है, इसकी बेस्ड अपनी प्रोबेबिलिटी वैल्यू ये पूछी जा रही, मतलब इस रीजन की बात कर दिए। और ये कहा जा रहा है कि z माइनस 2 से ग्रेटर है, तो माइनस 2 से ग्रेटर मतलब यहां से लेके ये पार्ट, ये माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी होता है, ठीक। तो अब इसमें प्रोबेबिलिटी वैल्यू किसकी ज्यादा होगी, तो बीटा 2 जो होगा यहां से हम कह सकते हैं -2 से ग्रेटर है। तो -2 से ग्रेटर होने का मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटी वैल्यू बीटा 2 जो होगा वो ग्रेटर देन बीटा 1 हो जाएगा, ठीक। बीटा 2 ग्रेटर देन बीटा 1 हो जाएगा, तो इस केस में क्या करेक्ट होगा, बीटा 2 ग्रेटर देन बीटा 1। देखिए अल्फा 1 एंड अल्फा 2 आ गया, जेड -2 से ग्रेटर है तो -2 से ग्रेटर क्या इसमें -1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बाकी और कहीं पे मिस्टेक तो नहीं है। वन से ग्रेटर प्रोबेबिलिटी वैल्यू और -2 से ग्रेटर।
अगर इसको 1 माइनस प्रोबेबिलिटी या फिर जेड माइनस ये 2 कर देते हैं तो -2 से सोचा। चलिए देखिए, इसमें फिलहाल यही अप्रोच हम लोग यूज करके सॉल्व करेंगे। तो मुझे जहाँ तक लगता है हो सकता है इसमें मिस्टेक हो, ये β2 लेस देन β1 होना चाहिए। अप्रोच यही है, टेक्निक हम कह सकते हैं यही है, तो इसी का यूज करके सॉल्व करेंगे। तो इस केसेस में अगर ये सिचुएशंस आता है तो सी एज इट क्या होगा, ये करेक्ट ये हो जाएगा। ठीक, तो ये इतना पार्ट है, इसमें एक बार कैलकुलेशंस आप लोग चेक कर लीजिएगा। ये टेक्निक है, थोड़ा सा इसमें माइनर सा मिस्टेक भी हो गया। ठीक, इस अप्रोच का यूज करके ही हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग, इसमें जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नंबर 10 है, ये भी उसी से रिगार्डेड ये क्वेश्चन इसमें पूछा गया। क्या कहा गया, एक्स बी अ रैंडम सैंपल विद प्रोबेबिलिटी मास फंक्शंस h0 और h1 दिया गया। x की जो वैल्यू 1 to 6 हो रहा है और अंडर h0 और अंडर h1, इसकी अंडर h0 और अंडर h1 इसकी प्रोबेबिलिटी वैल्यू ये गिवन है। तो नीमेन पियर्सन्स, इसमें कहा गया द नीमेन पियर्सन्स एमपी साइज 0.03, द रिजेक्ट h0 इफ x लेस देन और इक्वल टू 3। तो व्हाट इज द टाइप सेकेंड एरर। तो टाइप सेकेंड एरर, इसकी अपनी प्रोबेबिलिटी वैल्यू इसमें पूछा जा रहा है, तो उसको हम लोग कैसे निकालेंगे, इसका अपना कॉन्सेप्ट क्या होगा देखिए। तो जब टाइप सेकेंड एरर की अगर हम बात करते हैं, इसमें अल्फा की अगर हमको वैल्यू निकालनी होती है तो ये क्या, एक्सपेक्टेशंस ऑफ ये φ1x अंडर h0, हम इसको लेके सॉल्व करते हैं। तो ये इसका क्या होता है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होता है। एंड साथ में साइज ऑफ द टेस्ट की अगर बात करते हैं तो वो क्या होता है, साइज ऑफ टेस्ट, इट मीन्स एक्सपेक्टेशंस ऑफ ए 5 अंडर h1, यही कॉन्सेप्ट। तो ये इसका क्रिटिकल रीजन्स ये गिवन है, और इसी को इन टर्म ऑफ अगर हम टेस्ट फंक्शंस बनाते हैं तो टेस्ट फंक्शन ये x लेस देन इक्वल टू 3, वैल्यू ये 1, और अदरवाइज हम कह सकते हैं ये क्या होगा, ये 0 होगा। इसमें जो साइज ऑफ द टेस्ट जो दिया गया है वो कितना है, 0.03 दिया गया है। तो 0.03 सिंपली x लेस देन इक्वल टू 3, तो x लेस देन इक्वल टू 3 मतलब ये x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3, ये इसके x एज ए वैल्यू ले रहा। तो 1 2 3, इट मीन्स अगर हम इसका सम करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 0.03 हो जाएगा। अब जस्ट इसी के कॉरस्पॉन्डिंग अंडर h1 इसकी प्रोबेबिलिटी का हमको सम करेंगे, वही क्या हो जाएगा, इसका साइज ऑफ द टेस्ट हो जाएगा। तो 5 4 9 3 12, इट मीन्स ये इसका 0.12 क्या होगा, ये करेक्ट हो जाएगा। तो यही टेक्निक इसमें भी मैंने लगाया हुआ है कि एक्सपेक्टेशंस ऑफ ए 5x अंडर h1, ये 1 डॉट प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 3 जो दिया गया है। तो लेस देन इक्वल टू 3 मतलब ये इसमें क्या होगा, 1 होगा, 1 के कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी, साथ में ये 2 होगा इसके कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी, एंड 3 होगा इसके कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी, और बाकी ये 1 दिया कि इसको सम करेंगे तो 0.12 ये आ जाएंगे। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो इसका बी ऑप्शन क्या होगा, ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो ये टोटल 10 क्वेश्चंस मैंने लिया हुआ है, और ये जो ISS 2024 का जो एग्ज़ाम हुआ था, ठीक, तो वहीं से मैंने स्टार्ट का इन्फ्रेंस बेस्ड ये क्वेश्चंस मैंने लिया हुआ। इन क्वेश्चंस के माध्यम से बस हमने इसके पैटर्न को हम लोग समझे, क्वेश्चंस किस तरीके से डिजाइन किए गए थे, किस टॉपिक से थे। तो मैंने यहाँ पे 10 क्वेश्चंस लिया, तो इसमें 6 क्वेश्चन एस्टिमेशन थियरी से और 4 क्वेश्चंस मैंने टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस से लिया हुआ है। ठीक, वैसे इसमें टोटल 50 क्वेश्चंस बने हुए हैं, तो और सारे जो क्वेश्चंस हैं वो एक बेसिक कॉन्सेप्ट बेस्ड हैं, उसमें भी कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस हैं, लेकिन ये उन सब में से थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन था, तो वो मैंने लिया हुआ था। बाकी आप उस क्वेश्चंस को भी लेके आप लोग प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। ठीक, तो इस क्लास से आपको एक बेसिक आइडिया लग गया होगा कि अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो हम लोग उसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्या हमारे बेसिक अप्रोच होंगे, क्या हमारे बेसिक टेक्निक होंगे। जब आप ये सारे शॉर्टकट मेथड्स जब आप यूज करेंगे, या फुल हम कह सकते हैं मेथड्स जब यूज करेंगे, तभी जाके आप क्वेश्चंस ये सॉल्व हो जाएंगे। और भी डिटेल में पढ़ने के लिए
स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस के पार्ट को अगर आपको और भी डिटेल में पढ़ना है तो आप इन सारे बुक को भी फॉलो कर सकते हैं। फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, रोहतगी की बुक आती है, बाकी ये और भी सारी ये जो बुक है, इन बुक को आप लोग फॉलो कर सकते हैं। ठीक, तो ये सब टॉपिक हो गया। तो फिलहाल हम लोग इस क्या किए, इस सेशंस में 2024 के जो क्वेश्चन पेपर थे, खासकर स्टैटिस्टिक्स सेकेंड पेपर की बात करते हैं, उसमें मैंने स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस के क्वेश्चंस टॉपिक वाइज एस्टिमेशन थ्योरी, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस एंड एसपीआरटी सीक्वेंशियल प्रोबेबिलिटी रेशियो टेस्ट से रिकॉर्डेड मैंने क्वेश्चंस को लेके सॉल्व किया। फिलहाल इसमें एसपीआरटी का क्वेश्चंस नहीं है। ठीक, सिलेबस के बारे में मैंने आप सभी को बता ही दिया। ठीक, तो अभी तक देखा जाए तो हम लोग जो एनालिसिस क्लास के इनसाइड स्टैटिस्टिक्स फर्स्ट पेपर में प्रोबेबिलिटी पार्ट हो गया है एंड स्टैटिस्टिकल मेथड्स का पार्ट भी हो गया, मतलब उससे रिगार्डेड हम लोग 10 क्वेश्चन का कलेक्शंस को लेकर डिस्कस कर लिए हैं। स्टैटिस्टिक्स सेकेंड पेपर के इनसाइड लीनियर मॉडल और स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस से 10 क्वेश्चंस का, तो ये जस्ट एक बेसिक आइडिया ही आपको देगा कि कैसे क्वेश्चंस को लेकर चलना है। ठीक, अब जो नेक्स्ट 2025 का भी आईएएस का एग्जाम आने वाला है, जो एग्जाम जून में होगा, उससे रिगार्डेड हमारा कंप्लीट कोर्स चल रहा था, कोर्स भी लगभग कंप्लीट होने वाला है। ठीक, 2025 के लिए हमारे आईएएस बेस्ड कोर्स चल रहे थे, तो वो कंप्लीट होने वाला है। तो ये फेब लास्ट तक कंप्लीट हो जाएगा। अब हमारा एफएलटी स्टार्ट होने वाला है, फुल लेंथ टेस्ट। तो ये 1 मार्च से स्टार्ट होगा, उसका भी रजिस्ट्रेशन चल रहा है। डिटेल मैं आपको अगले लेक्चर्स में बताऊंगा कैसे क्या है, इसमें कैसे क्या करना है आपको। फिलहाल आप में से जो भी स्टूडेंट्स आईएएस की तैयारी कर रहे हैं या जो पहले से भी हैं जुड़े हुए हैं, उनको एक बेसिक आइडिया होगा कि हमारा एफएलटी किस तरीके से कंडक्ट कराया जाता है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं। काफ़ी अच्छा खासा एफएलटी इसमें मतलब एफएलटी के इनसाइड मतलब फुल लेंथ टेस्ट होता है, जस्ट लाइक एक आईएएस बेस्ड ही टेस्ट कराए जाते हैं इसमें। ठीक, तो ये भी स्टार्ट होने वाला है, तो आप में से जो भी स्टूडेंट्स एज इंटरेस्टेड उसको इनरोल कर सकते हैं। इसका डिटेल हम आने वाले वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे क्या करना है, लेकिन फिलहाल अभी भी आप चाहें तो इसमें इनरोल कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट सेशंस के इनसाइड मिलते हैं, और नेक्स्ट सेशंस में हम लोग स्टैटिस्टिक्स फर्स्ट पेपर के इनसाइड जो न्यूमेरिकल एनालिसिस से जो क्वेश्चंस पूछे हुए हैं उनको एज अ लेकर हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके कॉन्सेप्ट क्या होंगे, मेथड क्या, सिलेबस किस बुक को फॉलो करना है, वो हम लोग लेके डिस्कस करेंगे। ठीक, सो थैंक यू एवरीवन।